सोचिए किसी अहम मीटिंग में एक बहुत ही तीखी बहस चल रही है और अचानक कोई सहकर्मी किसी काम का मजाक उड़ा देता है या कोई ऐसा ताना मारता है जो सीधे स्वाभिमान पर चोट करता है। बहुत ही आम स्थिति है। हाँ, और उस पल होता क्या है? दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है, खून खौलने लगता है, मतलब मन करता है कि तुरंत पलटकर कोई ऐसा करारा जवाब दिया जाए कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। बिल्कुल, वो एक इंस्टिंक्ट होता है। एकदम। लेकिन क्या ये बात मालूम है कि जीव विज्ञान और सुरक्षा मनोविज्ञान के अनुसार उस एक पल में जब कोई इंसान अपनी भावनाओं के वश में होकर प्रतिक्रिया देने के लिए बेताब होता है तो वो एक सचेत इंसान नहीं बल्कि एक शिकार यानी प्रे की तरह बर्ताव कर रहा होता है। ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया है ना? तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन यही डिकोड करना है। हम ये समझेंगे कि कैसे अपनी सीखने की क्षमता और अपनी भावनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, इन दोनों को हैक करके हम एक शिकार से एक कर्ता या एक्टर बन सकते हैं। और ये जो शिकार से कर्ता बनने का सफर है ना, वो असल में एक पूरा मानसिक ढांचा तैयार करने के बारे में है। बिल्कुल। और आज हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं इसके लिए। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये दोनों स्रोत पहली नजर में बिल्कुल अलग दिशाओं से आते हुए महसूस होते हैं। मतलब एक तरफ ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम है, जो नोटबुक LM द्वारा संचालित है, जो कि एक AI आधारित सीखने का मॉडल है। राइट। एकदम सही। ये मुख्य रूप से नई जानकारी को प्रोसेस करने का सिस्टम है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक बेहद व्यावहारिक मनोविज्ञान का दस्तावेज है, द सॉवरेन माइंडसेट, मास्टरी थ्रू सेल्फ रेगुलेशन, जो भावनाओं पर काबू पाने की बात करता है। हाँ, ये इस बात पर केंद्रित है कि दुनिया के शोर और अराजकता के बीच अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। और मजेदार बात देखिए, दोनों ही स्रोत अंततः एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मतलब चाहे सामने कोई बहुत ही जटिल नई तकनीक सीखने की चुनौती हो या किसी इंसान के दुर्व्यवहार को झेलने का तनाव। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति रैंडम तरीके से बिना किसी सिस्टम के इनका सामना करता है तो वो हार जाएगा। हमें सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और दुनिया के तनाव को प्रोसेस करने के लिए एक मेंटल फायरवॉल चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो शुरुआत सूचनाओं को प्रोसेस करने से करते हैं। खटाना का जो 6 स्तरीय लर्न टू लर्न सिस्टम है, वो असल में दिमाग की उस कमजोरी पर वार करता है जहां हम जानकारी को सिर्फ इकट्ठा करते हैं पर समझते नहीं। हाँ, वो पैसिव लर्निंग वाली बात। बिल्कुल। इस सिस्टम को 2 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला चरण सिर्फ समझ बनाने के बारे में है, जिसे लर्न टू लर्न कहा गया है। ओके। इसके लेवल 1 यानी फाउंडेशन में सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और माइंड मैप्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि माइंड मैप्स की काम करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग चीजों को रट नहीं सकता। हाँ, मानव मस्तिष्क किसी भी जानकारी को अलग थलग या आइसोलेशन में याद नहीं रख सकता। जब एक माइंड मैप बनता है तो दिमाग नए और पुराने ज्ञान के बीच एक न्यूरल पाथवे बनाता है, एक मानसिक पुल की तरह। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पन्नों को हाईलाइट करने जैसा नहीं है, ये देखना है कि एक विचार दूसरे से कैसे जुड़ा है। एकदम सही। और लेवल 2 में ये प्रक्रिया और भी सक्रिय हो जाती है, जिसे एक्टिव लर्निंग कहा गया है, जहां हम सवालों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार यहाँ डेटा के साथ सवाल जवाब किए जाते हैं और स्लाइड प्रेजेंटेशन का सहारा लिया जाता है। ये तो ऐसा है जैसे जानकारी को कटघरे में खड़ा करके उससे पूछताछ की जा रही हो। बिल्कुल। बिना पूछताछ किए जानकारी कभी अपनी नहीं होती। और यही हमें लेवल 3 यानी मास्टरी तक ले जाता है। मास्टरी में क्या होता है? इस स्तर पर सीखी गई बातों को ब्लॉग पोस्ट या इन्फोग्राफिक्स में बदलना होता है। मनोविज्ञान में इसे फाइनमैन तकनीक का हिस्सा माना जाता है। ओहो, फाइनमैन तकनीक, जहां आप चीजों को इतना सरल बनाते हैं कि किसी बच्चे को भी समझ आ जाए। हाँ, जब तक कोई व्यक्ति किसी जटिल विषय को इतने सरल ढांचे में नहीं ढाल देता कि उसे किसी और को समझाया जा सके, तब तक असल में उसने कुछ नहीं सीखा है। इन्फोग्राफिक बनाने के लिए गैर जरूरी बातों को छांटना पड़ता होगा। बिल्कुल, और यही छटाई असली समझ का प्रमाण है। ये तो बिल्कुल किचन में जाने जैसा हो गया। अच्छा, कैसे? मतलब अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो ये जो पहला चरण है, समझ बनाना, ये वैसे ही प्रक्रिया है जैसे बाजार से ताज़ी और सही सब्जियां चुनकर लाना, उन्हें सही आकार में काटना, मसालों का अनुपात तय करना और फिर एक निश्चित तापमान पर उन्हें पकाना। एक बहुत ही सचेत प्रक्रिया। हाँ, ये सब बहुत सोच समझकर की जाने वाली सक्रिय मेहनत है।
लेकिन सिर्फ डिश बना लेना ही काफी नहीं है ना? दूसरा चरण जो टेस्ट एंड स्कोर है, वो ये परखता है कि क्या कोई इंसान बिना रेसिपी की किताब देखे वो डिश दोबारा तैयार कर सकता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिना किताब देखे उस डिश को दोबारा बनाना ही इस 6 स्तरीय सिस्टम के दूसरे चरण का मुख्य लक्ष्य है। तो इस टेस्ट एंड स्कोर में क्या क्या आता है? इसके पहले लेवल यानी रिकॉल में फ्लैश कार्ड और बेसिक क्विज होते हैं। यहाँ मेमोरी से जानकारी खींचने की प्रैक्टिस होती है। ओके, दिमाग पर जोर डालना। हाँ, और इसके बाद लेवल 2 टेस्टिंग में उस जानकारी को असल जिंदगी के परिदृश्यों पर लागू करना होता है, मतलब थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलना। और लेवल 3? अंत में लेवल 3 स्कोरिंग में कठिन क्विज होते हैं, जहां गलतियों को पकड़कर कमजोरियों पर काम किया जाता है। अच्छा, यहाँ मेरे मन में एक उलझन है, मतलब थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी थका देने वाली और बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं लगती? रिजिड कैसे? अक्सर ऐसा होता है कि हम आराम से कोई किताब पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमने एक बहुत गहरा विचार समझ लिया है। क्या हर बार किसी नई चीज़ को सीखने के लिए इन 6 लेवल्स से गुजरना, क्विज देना, इन्फोग्राफिक्स बनाना ज़रूरी है? क्या सिर्फ एक अच्छी किताब को ध्यान से पढ़ना काफ़ी नहीं होता? देखिए, देखने में ये भारी लग सकता है, लेकिन यहीं पर दिमाग का एक बहुत बड़ा फरेब सामने आता है, जिसे कॉग्निटिव साइंस में इल्यूजन ऑफ नॉलेज कहते हैं। ज्ञान का भ्रम? हाँ, जब हम आराम से बैठकर कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो लेखक ने पहले से ही सारी जानकारी को एक सुव्यवस्थित तरीके से पेश किया होता है। शब्द आसानी से हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। मतलब हमें सब पका-पकाया मिल रहा है। बिल्कुल। और इस प्रवाह के कारण हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। हमें एक झूठा आत्मविश्वास मिलता है कि हमें सब समझ आ गया। हाँ, पढ़ते समय तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही वो थ्योरी लिख सकता हूँ। सब कुछ एकदम तार्किक और आसान लगता है। लेकिन जैसे ही किताब बंद होती है और अगले दिन उस जानकारी को किसी बहस में इस्तेमाल करने की बारी आती है, तो दिमाग एकदम खाली हो जाता है। अरे हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना फ्रिक्शन या घर्षण के दिमाग में कुछ भी स्थायी रूप से दर्ज नहीं होता। कटाना का ये सिस्टम कठोर नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर सीखने की प्रक्रिया में वो जरूरी घर्षण पैदा करता है। तो वो जो अटकाव है, वो जरूरी है। एकदम। जब क्विज में इंसान किसी सवाल पे अटकता है, तो उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है, और यही एहसास उस ज्ञान के भ्रम को तोड़कर असली मास्टरी की तरफ ले जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी हमें अपनी बौद्धिक प्रक्रिया को एक सिस्टम के हवाले करना होगा, ताकि हम खुद के ही बुने हुए भ्रम में ना फंसें। बिल्कुल। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो ज्ञान का भ्रम है, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें, तो हम अपनी भावनाओं के मामले में भी इसी भ्रम में जीते हैं। बहुत सही पॉइंट है। हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास अपने गुस्से, अपने दुख या अपनी प्रतिक्रियाओं पर पूरा नियंत्रण है, लेकिन एक छोटी सी उत्तेजना आती है और हम फट पड़ते हैं। हाँ, और यहीं से हमारी चर्चा स्वाभाविक रूप से दूसरे स्रोत द सॉवरेन माइंडसेट की ओर मुड़ती है, जहां बौद्धिक मास्टरी के बाद भावनात्मक मास्टरी की बात की गई है। तो ये सॉवरेन माइंडसेट भावनाओं को कैसे हैक करता है? भावनाओं पर इस मास्टरी का सबसे पहला और बुनियादी नियम वही है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के अंतर को बढ़ाना। वो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप होता है। हाँ, सॉवरेन माइंडसेट का दस्तावेज साफ तौर पर कहता है कि जिस व्यक्ति को आसानी से ठेस पहुंचाई जा सकती है, जो बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, उसे कोई भी राह चलता इंसान नियंत्रित कर सकता है। मतलब हमने अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाकर उससे मनचाही प्रतिक्रिया निकलवा सकता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि उस व्यक्ति ने अपना रिमोट कंट्रोल उस अजनबी के हाथ में सौंप दिया है। और इसे रोकने के लिए स्रोत में रिएक्शन फिल्टर या चुप रहने का नियम का सुझाव दिया गया है, शट अप रूल। हाँ, शट अप रूल। जब भी कोई ऐसी स्थिति हो जहां भावनाएं चरम पर हो, तो सबसे बेहतरीन हथियार है चुप्पी, क्योंकि इंसान की प्रतिक्रिया ही असल में सामने वाले को ये डेटा देती है कि उसे कैसे हुक करना है। एकदम सही। और इसी भावनात्मक कमजोरी का एक बहुत ही खतरनाक रूप इस दस्तावेज में द स्पेशल ट्रैप यानी खास होने के जाल के नाम से दर्ज है। ये स्पेशल ट्रैप क्या होता है? ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है
जहां इंसान ये मानने लगता है कि उसका दुख, उसका आघात या उसकी परेशानियां दुनिया में सबसे अलग और सबसे खास है। ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के बॉस फाइट जैसा हो गया। कैसे? मतलब जब भी स्क्रीन पर कोई बड़ा बॉस आता है तो वो हमेशा खिलाड़ी की सबसे कमजोर जगह की तलाश में रहता है। अगर बॉस को ये पता चल जाए कि दाएं तरफ की ढाल टूटी हुई है तो वो लगातार उसी जगह वार करता रहेगा। बिल्कुल। असल जिंदगी में भी जब लोग अपने दर्द को एक मेडल की तरह पहनने लगते हैं और ये दिखाते हैं कि मेरा दुख सबसे खास है, तो वो अनजाने में दुनिया को अपना वो कमजोर हिस्सा दिखा रहे होते हैं। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही जटिल है। कोई इंसान अपने दर्द को स्पेशल क्यों मानना चाहता है? क्यों? अटेंशन के लिए। क्योंकि इससे उसे एक पहचान मिलती है। दस्तावेज इसे गोल ऑफ विक्टिमहुड या पीड़ित होने का लक्ष्य कहता है। जब कोई व्यक्ति अपने दुख को खास मानता है तो वो अनजाने में खुद को बाकी समाज से अलग थलग कर लेता है। वो आइसोलेट हो जाता है। हाँ, वो सोचने लगता है कि कोई मेरी स्थिति नहीं समझ सकता। ये सोच उसे सहानुभूति तो दिला सकती है, लेकिन ये उसे कभी भी उस दर्द से बाहर नहीं आने देती। लेकिन अगर हम इस नजरिए से देखें तो क्या ये कहना थोड़ा कठोर नहीं लगता कि किसी का दर्द खास नहीं है? मतलब? इंसान होने के नाते जब हम किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो वो दर्द हमारे लिए तो पूरी दुनिया होता है ना। क्या खुद से ये कहना कि मेरा दर्द आम है एक तरह की संवेदनहीनता नहीं है? ये कठोर जरूर लग सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर यह आजादी का रास्ता है। अच्छा। जब कोई इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसका दर्द खास नहीं है और इतिहास में लाखों लोग बिल्कुल उसी तरह के धोखे, नुकसान या आघात से गुजरे हैं और उन्होंने उसे पार किया है, तो ये विचार आइसोलेशन को तोड़ता है। मतलब वो अकेला नहीं है इस लड़ाई में। बिल्कुल। ये संवेदनहीनता नहीं है, ये उस इंसान को ये देखने की आजादी देता है कि अगर दूसरे इस दर्द से बाहर निकल सकते हैं तो मैं भी निकल सकता हूँ। ये विक्टिमहुड के जाल को काटकर एक नई राह खोलता है। वाह, दर्द को आम मान लेना ही असल में उस दर्द को हराने की पहली सीढ़ी है। चलिए इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लिया कि किसी ने भावनाओं पर काबू पा लिया, अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया और उकसाए जाने पर वो चुप भी रह गया। लेकिन क्या बस एक जगह बुत बनकर खड़े रहना है? चुप रहकर हम आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? यहीं पर दस्तावेज दो बहुत ही मजबूत अवधारणाओं को पेश करता है, इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस आइडेंटिटी माइंडसेट और उसके नतीजे के तौर पर काइनेसिस। पहले ये माइंडसेट वाला हिस्सा समझते हैं। हाँ, सबसे पहले माइंडसेट की बात करते हैं। जब कोई संकट आता है तो आइडेंटिटी माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इससे मेरी इमेज पर क्या असर पड़ेगा। मतलब वो चीजों को पर्सनली ले रहा है। बिल्कुल। और ये सोच उसे लकवाग्रस्त कर देती है, पैरालाइज कर देती है। क्योंकि वो हर चीज को अपने मैं या अपने अहंकार से जोड़कर देख रहा है। एकदम। इसके विपरीत होता है इंस्ट्रूमेंटल माइंडसेट। ये पूरी तरह से उपयोगिता और काम पर केंद्रित होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? इस स्थिति में इंसान भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरा अगला कदम क्या है? What is my next step? बस काम की बात। हाँ, और ये माइंडसेट इंसान को काइनेसिस की अवस्था में ले जाता है। सुरक्षा विज्ञान में काइनेसिस का मतलब है लगातार गति या गतिविधि में रहना। ये गति वाला विचार मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अगर हम एक कल्पना करें, मान लीजिए कोई एक बहुत ही घने, अनजान और अंधेरे जंगल में रास्ता भटक गया है। बहुत डरावनी स्थिति है। ऐसी स्थिति में डर लगना स्वाभाविक है। अगर वो इंसान डर के मारे एक ही जगह पर खड़ा हो जाए तो क्या होगा? उसे कभी रास्ता नहीं मिलेगा, वो बस उसी जगह खड़े होकर डरता रहेगा। बिल्कुल, वो वहीं फंसा रहेगा। लेकिन अगर वो चलना शुरू कर दे, भले ही उसे सही दिशा का अंदाजा ना हो, तो भी हर एक कदम उसे एक नया नजारा देगा, कुछ नया डेटा मिलेगा। शायद आगे चलकर किसी नदी की आवाज सुनाई दे जाए। ये बहुत ही खूबसूरत और सटीक उदाहरण है। काइनेसिस के पीछे का तंत्रिका विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है इस पर? जब इंसान किसी खतरे के समय शारीरिक या मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो डर पैदा करता है, अमिगडेला, वो हावी हो जाता है। मतलब फ्रीज हो जाना। हाँ, और स्थिरता इंसान को एक आसान शिकार बना देती है। स्रोत इसे प्रे सिग्नलिंग कहता है। प्रे सिग्नलिंग मतलब खुद ही शिकार होने का इशारा करना। बिल्कुल। जब इंसान डरकर रुक जाता है, उसके कंधे झुक जाते हैं, चाल धीमी और सिकुड़ी हुई हो जाती है, तो वो अनजाने में शिकारियों को ये संकेत दे रहा होता है कि मैं कमजोर हूँ। अरे बाप रे। चाहे वो जंदिल के असली शिकारी हों या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के बुली, वे स्प्रे सिग्नलिंग को तुरंत पहचान लेते हैं। इसके विपरीत
लगातार जिग-जैग गति में रहना, फैसले लेते रहना दुनिया के लिए आप पर निशाना साधना मुश्किल कर देता है। और इस काइनेसिस को जीवन में उतारने के लिए दस्तावेज एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका बताता है। वो है अपने निर्णय लेने की मांसपेशी या डिसीजन मसल को मजबूत करना। हाँ, डिसीजन मसल। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास अचानक कहीं से आ जाएगा, लेकिन असल में ये छोटे छोटे फैसलों से बनता है। बहुत साधारण चीजें, जैसे कि आज दोपहर के खाने में क्या मंगाना है या कौन से कपड़े पहनने। बिल्कुल, इन बातों पर बिना ज्यादा सोचे या किसी और से पूछे तुरंत फैसला लेना। जब दिमाग छोटे फैसलों को तेजी से लेने का आदी हो जाता है तो बड़े संकट के समय वो फ्रीज नहीं होता बल्कि काम करता है। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है अपने इंस्ट्रूमेंटल माइंडसेट को प्रशिक्षित करने का। लेकिन यहाँ एक पेंच है, मतलब जब हम इस काइनेसिस में होते हैं, लगातार फैसले ले रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये सब एक निर्वात या वैक्यूम में तो नहीं हो रहा होता ना। हाँ, हम अकेले तो नहीं है दुनिया में। हम इंसानों के बीच हैं। इस गति के दौरान हमें अलग अलग तरह के लोगों से टकराना पड़ता है। हम उन लोगों के व्यवहार को कैसे पढ़ें और बिना अपनी गति खोए उनके साथ कैसे पेश आएं। इस सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही प्रभावी फ्रेमवर्क देता है। इसे द एनिमल व्हील कहते हैं। एनिमल व्हील? हाँ, ये इंसानी व्यवहार के 4 प्रमुख आर्केटाइप्स को जानवरों के रूप में दर्शाता है। तो जरा कल्पना करते हैं कि हम एक बहुत ही तनावपूर्ण प्रोजेक्ट मीटिंग में बैठे हैं। इस एनिमल व्हील के हिसाब से इस कमरे में कौन कौन मौजूद हो सकता है? इस मीटिंग रूम में सबसे पहले एक शेर यानी लायन होगा। शेर वो व्यक्ति है जो कमरे में घुसते ही नेतृत्व अपने हाथ में ले लेता है, जो एजेंडा तय करता है और उम्मीद करता है कि बाकी सब उसकी बात सुने। बिल्कुल। फिर एक बंदर या मंकी होगा जो बहुत ही सामाजिक है, जो शायद किसी चुटकुले से मीटिंग का तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, जो सबको जोड़ कर रखता है। हाँ। तीसरा व्यक्ति एक चूहा यानी माउस हो सकता है, वो जो शांति से कोने में बैठा है, नोट्स ले रहा है, विनम्र है और दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा है। और चौथा प्रकार है टी-रेक्स, वो व्यक्ति जो बिल्कुल सीधा, रूखा और बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात करता है। ये तो बहुत ही आदर्श स्थिति लग रही है, लेकिन दस्तावेज में इन चारों के बुरे या अनहेल्दी संस्करणों की भी बात की गई है ना? हाँ, बैड वर्जन्स। जैसे एक बुरा बंदर वो होता है जो हताश होकर गिड़गिड़ाता है और सबका ध्यान खींचने के लिए ड्रामा करता है। बिल्कुल। या एक बुरा टी-रेक्स जो सिर्फ स्पष्टवादी नहीं होता बल्कि अपने तीखे शब्दों से जानबूझकर दूसरों पर हमला करता है, व्यंग कसता है। एकदम सही पकड़ा। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए मीटिंग में कोई ऐसा बुरा टी-रेक्स है जो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, या कोई बहुत ही आक्रामक शेर है जो मुझ पर चिल्ला रहा है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे भी पलटकर दहाड़ना चाहिए? नहीं, यहीं पर एनिमल व्हील का असली रणनीतिक इस्तेमाल होता है और यहीं पर ईगो या अहंकार को छोड़ना सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ईगो छोड़ना मतलब हार मान लेना? नहीं, अगर सामने एक आक्रामक शेर दहाड़ रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति भी शेर बनने की कोशिश करता है तो सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी होगी और एक डेडलॉक बन जाएगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमें उसके सामने झुक जाना चाहिए? इसे झुकना नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से शेप शिफ्टिंग या अपना रूप बदलना कहेंगे। रूप बदलना? हाँ, अगर सामने शेर है तो होशियारी इसी में है कि जानबूझकर एक चूहा बन जाया जाए। चूहा? पर क्यों? चूहा बनने का मतलब है कि चुपचाप सुने, शांत रहें और शेर को अपनी बात कहने दें। जब शेर दहाड़ता है तो वो असल में अपने कार्ड्स, अपनी रणनीति उजागर कर रहा होता है। चूहा बनकर वो सारा डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। ओहो, ये तो बहुत चालाकी भरा कदम है। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई बुरा टी-रेक्स व्यंग बाण छोड़ रहा है तो डरकर चूहा नहीं बनना है बल्कि एक अच्छा टी-रेक्स बनना है। अच्छा टी-रेक्स कैसे बनेंगे? जो बिना किसी गुस्से के सम्मानजनक लेकिन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उसकी आंखों में देखकर जवाब दे। जो विवाद में सबसे पहले अपने अहंकार को किनारे रखता है वही जीतता है। क्योंकि वो इमोशनल नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो भावनाओं में बहे बिना निष्पक्ष होकर स्थिति को कंट्रोल कर पाता है। सम्मान की मांग करना कमजोर लोगों का काम है। जो आत्मनियंत्रण रखते हैं वे सम्मान की परवाह किए बिना अपना काम निकाल लेते हैं। यार, ये सच में एक बुलेट प्रूफ नजरिया है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमारे सामने एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक ताफ ए खटाना का सिस्टम हमें सिखाता है
कि कैसे ज्ञान के भ्रम से बाहर निकलकर एक्टिव लर्निंग और लगातार टेस्टिंग के जरिए नई सूचनाओं पर मास्टरी हासिल की जाए। और दूसरी तरफ सॉवरेन माइंडसेट और एनिमल व्हील हमें ये सिखाते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं और दुनिया के टकराव के बीच एक रिएक्शन फिल्टर लगाया जाए। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के गैप को पहचानना। हाँ, और पहचान की राजनीति से बाहर निकलकर इंस्ट्रूमेंटल माइंडसेट के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना। ये दोनों ही स्रोत एक ही मूल बात पर जोर देते हैं: संरचना, सक्रियता और नियंत्रण। जब हम अपने सीखने के तरीके और अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को एक सिस्टम के अधीन कर देते हैं, तो हम दुनिया के हाथों एक शिकार बनने के बजाय अपने जीवन के कर्ता बन जाते हैं। और आज के शोर शराबे वाले दौर में ये बहुत जरूरी है। दुनिया हमें लगातार प्रतिक्रियावादी बनाने की कोशिश कर रही है। हर कोई हमें उकसाना चाहता है। चाहे जितनी अराजकता हो, अंदर एक गहरी शांति और फोकस बना रहता है। ये सच में एक सशक्त कर देने वाला विचार है। लेकिन इस पूरी बातचीत को समेटने से पहले मेरे मन में एक ऐसा सवाल घूम रहा है जिस पर दस्तावेज में सीधे तौर पर कोई चर्चा नहीं की गई है। कौन सा सवाल? पर वो हमारे आज के विश्लेषण से ही उपजता है। हम ये तो समझ गए कि दर्द को स्पेशल नहीं मानना है, हर बातचीत में एनिमल व्हील का ध्यान रखना है और भावनाओं को फिल्टर करना है। तो इसमें खटकने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर हम हर इंसान को सिर्फ आर्केटाइप्स की तरह देखने लगे और हर रिश्ते, हर बातचीत को इस तरह नाप तौल कर एक मशीन या एआई की तरह एनालाइज करने लगें, तो क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा जब ये एक्सट्रीम सेल्फ रेगुलेशन हमारे लिए एक दीवार बन जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या दर्द से बचने और सफलता पाने की इस होड़ में हम दूसरों के साथ वो जो एक प्राकृतिक, सहज और बिना फिल्टर वाला इंसानी जुड़ाव होता है, उसे हमेशा के लिए खो नहीं देंगे? क्या हम खुद को सुरक्षित करने के चक्कर में एक मशीन बनने की हद तक ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है। मतलब हम सुरक्षा और नियंत्रण तो पालेंगे, लेकिन क्या उसकी कीमत हमारी सहज इंसानियत होगी? ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और इसी एक गहरे अनुत्तरित विचार के साथ हम आज की अपनी इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हम सभी सीखने वालों को इस सवाल पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।